नमस्कार दोस्तों और बीएमएस के मेरे प्यारे जूनियर्स। मैं हूं आपकी होस्ट और सौर्य बीएमएस चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम चिकित्सा स्थान के एक ऐसे चैप्टर पर गहरी चर्चा करने वाले हैं जो न सिर्फ आपके थर्ड प्रॉफ के एग्जाम के लिए बल्कि मैं तो कहूंगी आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस की नींव को हमेशा के लिए मजबूत कर देगा। बिल्कुल। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अध्याय 15 गृहिणी दोष चिकित्सितम की। और अगर ये चैप्टर अच्छे से समझ लिया तो मान कर चलिए कि पेट से जुड़ी आधी से ज्यादा बीमारियों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सही बात है। आजकल जिसे हम बड़ी आसानी से आईबीएस या मैलअब्जॉर्प्शन सिंड्रोम कह देते हैं, आयुर्वेद में उसकी जड़ें और उसका समाधान दोनों गृहिणी दोष में ही मिलते हैं। अच्छा, ये चैप्टर सिर्फ एक रोग नहीं बल्कि पाचन तंत्र की पूरी कार्य प्रणाली को समझाता है। तो फिर पेन और नोटबुक तैयार कर लीजिए क्योंकि आज की इस चर्चा के बाद गृहिणी का कोई भी सवाल आपको परेशान नहीं करेगा। चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये पूरा चैप्टर अग्नि के इर्द गिर्द क्यों घूमता है। मतलब ऐसा लगता है कि हर बात घूम फिरकर अग्नि पर ही आ जाती है। इसकी इतनी अहमियत क्यों है? इसकी अहमियत इसलिए है क्योंकि आचार्य चरक ने चिकित्सा स्थान की शुरुआत ही इसी सिद्धांत से की है। पहले ही श्लोक में वो कहते हैं, आयुर्वर्णो बलो स्वास्थ्यम उत्साहोपचायो प्रभा ओजस तेजो अग्नयः प्राणाश्चोक्ता देहाग्नि हेतु कहा। वाह! इसका मतलब है कि हमारी आयु, हमारा रंग, बल, स्वास्थ्य, उत्साह, शरीर की ग्रोथ, चमक, ओज, तेज और यहाँ तक कि हमारे प्राण भी, सब कुछ ये सब सिर्फ एक चीज पर निर्भर है और वो है हमारी देहाग्नि या जठराग्नि। मतलब हमारी पूरी जिंदगी ही अग्नि पर टिकी है। ये तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। तो क्या अग्नि का मतलब सिर्फ पेट की डाइजेस्टिव फायर है? नहीं, ये एक आम धारणा है। आयुर्वेद में 13 प्रकार की अग्नि बताई गई हैं। एक जठराग्नि जो मुख्य है, हाँ, 5 भूताग्नि जो पंच महाभूतों के लेवल पे काम करती हैं और 7 धात्वाग्नि जो रस, रक्त से लेकर शुक्र तक हर धातु को बनाती हैं। अच्छा। लेकिन इन सब में जठराग्नि ही सुप्रीम कमांडर है। अगर जठराग्नि बिगड़ गई तो बाकी सभी 12 अग्नियां अपने आप कमजोर पड़ जाती हैं। इसीलिए शास्त्र कहते हैं रोगाः सर्वेपि मंदाग्नौ। मतलब लगभग सभी रोगों का मूल कारण मंदाग्नि है। एग्जैक्टली। चलिए इस बात को थोड़ा और खोलकर समझते हैं। जब ये मुख्य अग्नि कमजोर होती है तो सबसे पहली समस्या क्या आती है? सबसे पहली और सीधी समस्या है अजीर्ण यानी इंडाइजेशन। NCISM सिलेबस के अनुसार इसके हेतु और लक्षण बहुत महत्वपूर्ण हैं और इसके कारण वो हमारी रोजमर्रा के जीवन से जुड़े हैं। जैसे अभोजनात् यानी लंबे समय तक भूखे रहना या बहुत ज्यादा उपवास करना, और इसका ठीक उल्टा ज्यादा खा लेना। हाँ, अजीर्णाति भोजनात् मतलब पहले का खाना पचा नहीं पर आपने ऊपर से और खा लिया। ये तो आजकल बहुत आम है। और क्या कारण है? विषमाशन, कभी बहुत ज्यादा खा लिया कभी बहुत कम। हाँ। असात्मेय भोजन जो शरीर के अनुकूल ना हो, गुरु, शीत, रूक्ष भोजन करना। इनके अलावा अगर पंचकर्म ठीक से ना हुआ हो या वेगा विधारण, नेचुरल अर्जेस को रोकना। हाँ, मल मूत्र जैसे अर्जेस को रोकना, ये सब कारण मिलकर अग्नि को मंद कर देते हैं। और जब अग्नि मंद हो जाती है तो शरीर में क्या गड़बड़ी होती है? देखिए, जब अग्नि मंद हो तो हल्का भोजन भी ठीक से पचता नहीं। ये अधपका अन्न, जिसे आयुर्वेद में आम कहते हैं, शरीर में सड़ने लगता है और एक विष की तरह काम करता है। इसी को आम विष कहा गया है। अच्छा। ये आम ही है जो सारे स्रोतों में जाकर चिपक जाता है, ब्लॉकेज पैदा करता है और बीमारियों की जड़ बनता है। ये जो आम विष बनता है ये शरीर में सिर्फ भारीपन ही पैदा करता है या इसके और भी गंभीर लक्षण हो सकते हैं? इसके लक्षण बहुत विविध हो सकते हैं, जैसे विष्टंभ यानी पेट में भारीपन, गैस, सिर दर्द भी होता है। बिल्कुल, शिराशूल, मूर्छा या भ्रम यानी चक्कर आना, और कभी-कभी ज्वर और छर्दी भी हो सकती है। बुखार और उल्टी। हाँ, और अरुचि यानी भूख का मर जाना तो इसका क्लासिक लक्षण है ही। पिन और सभी स्टूडेंट्स के लिए एक एग्जाम पॉइंट, अजीर्ण के हेतु और लक्षण, ये 5 मार्क्स का सीधा सवाल बनता है। और आम विष पर 2 मार्क्स की टिप्पणी भी आ सकती है, तो इसे अच्छे से तैयार कर लें। बिल्कुल। अब जब यही अजीर्ण की स्थिति लगातार बनी रहती है और शरीर बार बार आम बनाता रहता है तो ये गृहिणी रोग में बदल जाती है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये गृहिणी है क्या, शरीर में इसका सामान्य काम क्या है। गृहिणी को अग्नि का अधिष्ठान यानी अग्नि का घर कहा गया है। अग्नि का घर? हाँ, इसका नाम गृहिणी इसलिए है क्योंकि यह अपक्व भोजन को ग्रहण करके उसे रोकती है। जैसा कि श्लोक में कहा गया है,
ग्रहणात ग्रहणीमता। जब भोजन पच जाता है तो यह उसे आगे की ओर धकेलती है ताकि उसका सार भाग शरीर सोख सके। मतलब ये एक तरह का इंटेलिजेंट गेट कीपर है जो तय करता है कि पचा हुआ खाना कब आगे जाएगा। बिल्कुल सही कहा। लेकिन रोग की अवस्था में क्या होता है? वही तो। जब अग्नि की कमजोरी से गृहिणी खुद दूषित हो जाती है तो वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाती। अच्छा। वो या तो भोजन को बिना ठीक से पचाए ही आगे भेज देती है, जिससे दस्त लगते हैं, या बहुत देर तक रोके रखती है, जिससे कब्ज और अफारा होता है। और यहीं से रोग की शुरुआत होती है। एग्जैक्टली। तो रोग होने से पहले शरीर क्या संकेत देता है? इसके पूर्व रूप क्या है? इसके पूर्व रूप हैं तृष्णा यानी अत्यधिक प्यास लगना, आलस्य और बलक्षय, बिना काम किए भी कमजोरी महसूस होना। हाँ, और अन्य विद्यते मतलब खाने के बाद पेट और सीने में जलन, और खाना देर से पचना। जी, चिरात अन्नपाक, भोजन का बहुत देर से पचना। और जब रोग पूरी तरह से विकसित हो जाता है तो इसके सामान्य लक्षण क्या होते हैं? इसका एक बहुत ही खास लक्षण है जिसे याद रखना जरूरी है, मुहुर्बुद्ध्यम मुहुर्द्रवम। मतलब कभी कब्ज, कभी दस्त, बिल्कुल। कभी मल बंधा हुआ आता है और कभी बिल्कुल पतला। ये पैटर्न आईबीएस से बहुत मिलता जुलता है। सही है। इसके साथ मुंह का स्वाद बिगड़ना और बार बार डकारें आना भी मिलता है। और इन्हीं लक्षणों के आधार पर गृहिणी रोग के 4 मुख्य प्रकार बताए गए हैं: वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज। चलिए, तो अब इसके प्रकारों पर विस्तार से बात करते हैं। मान लीजिए एक 30 साल का मरीज आता है और कहता है कि डॉक्टर साहब, जब तक पेट खाली रहता है तब तक बहुत गैस बनती है, दर्द होता है, पर जैसे ही कुछ खा लेता हूं तो एकदम आराम मिल जाता है। इस लक्षण से हमें क्या सोचना चाहिए? ये वातज गृहिणी का क्लासिक लक्षण है। भुक्त मात्रे लभेत स्वास्थ्यम, जीर्णे जीर्यते चाधमालम। खाते ही आराम। हाँ, खाते ही आराम मिलना, पर खाना पचते ही पेट फूलना और दर्द होना। पर ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भोजन की स्निग्धता और उष्णता उस समय बढ़ी हुई वात को शांत कर देती है, पर पचने के बाद वात का रूक्ष और चल गुण फिर से प्रबल हो जाता है। शीतल भोजन, ज्यादा उपवास और अति मैथुन। लक्षणों में मल का बहुत मुश्किल से, कभी पतला, कभी सूखा, झागदार और आवाज के साथ आना। साथ में मुंह और गला सूखना, हृदय में दर्द और कमजोरी जैसे लक्षण भी मिलते हैं। तो इसकी चिकित्सा कैसे होगी? मतलब सबसे पहले तो आम का पाचन जरूरी है। बिल्कुल। जिसके लिए लंघन और दीपन पाचन औषधियां जैसे कि चित्रकादी वटी दी जाती हैं। बिल्कुल। जब आम पच जाए और पेट हल्का महसूस होने लगे तब वात की चिकित्सा का मुख्य सिद्धांत है स्नेहन। स्नेहन। हाँ, यहाँ दीपन औषधियों से सिद्ध स्नेह मतलब घी या तेल का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद स्वेदन और निरूह बस्ती भी बहुत फायदेमंद है। एक मिनट, यहाँ एक सवाल उठता है। मंदाग्नि में घी देना तो आग पर पानी डालने जैसा नहीं है? इससे तो अग्नि और मंद हो जानी चाहिए। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और आयुर्वेद का एक गहरा सिद्धांत भी। आमतौर पर हम घी को भारी मानते हैं। हाँ। पर यहाँ मंदाग्नि में हम औषध सिद्ध घी का ही प्रयोग कर रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ घी अग्नि को बुझा नहीं रहा, बल्कि वात की रुक्षता और चंचलता को शांत करके उस मंद पड़ी अग्नि के लिए एक स्थिर ईंधन का काम कर रहा है। अच्छा। जैसे सूखी लकड़ियां बहुत तेजी से जलकर बुझ जाती हैं, पर घी में भिगोई हुई लकड़ी देर तक स्थिर लौ के साथ जलती है। ये तो अद्भुत है। अब वातज गृहिणी तो समझ आ गई, पर अगर किसी की अग्नि पित्त के तीक्ष्ण और उष्ण गुणों से बिगड़ जाए तो उसके लक्षण कैसे अलग होंगे? पित्तज गृहिणी में कहानी बिल्कुल अलग है। इसके कारण हैं कटु, विदाही मतलब जलन करने वाला भोजन, अम्ल और क्षार युक्त भोजन। यहाँ पर लक्षण होंगे नीले, पीले रंग का पतला और दुर्गंध युक्त मलाना, खट्टी और जलने वाली डकारें, हृदकंठ दाह, हृदय और गले में जलन। हाँ, और अरुचि और प्यास का बहुत ज्यादा लगना। इसकी चिकित्सा में क्या अलग होगा? क्या इसमें भी स्नेहन करेंगे? नहीं, पित्तज अवस्था में सबसे पहले बढ़े हुए दोष को शरीर से बाहर निकालना जरूरी है। अच्छा। इसलिए इसमें वमन या विरेचन से पित्त को निकाला जाता है। शरीर शुद्धि के बाद तिक्त रस प्रधान औषधियां जैसे भुनिम्बादी चूर्ण। बिल्कुल। और जांगल मांस रस जैसे हल्के भोजन का सेवन कराते हैं, जो पित्त को शांत करते हैं और अग्नि को भी ठीक करते हैं। और कोई खास योग? हाँ, इसमें नागराद्य चूर्ण और चंदनाद्य घृत जैसे योग बहुत प्रभावी हैं। अब आते हैं तीसरे प्रकार, कफज गृहिणी पर। इसके लक्षण क्या है? इसके कारण है गुरु, स्निग्ध, शीतल भोजन, ज्यादा खाना और खाने के तुरंत बाद सो जाना। इसके लक्षण भी बहुत अलग हैं।
भोजन बहुत देर से पचता है, जी मिचलाना, उल्टी, मुंह में मीठापन बना रहता है, और मल कैसा होता है? टुकड़ों में कफ और आम से युक्त और भारी होता है। इसमें एक बात कही गई है कि शरीर कृष्ण होते हुए भी व्यक्ति को बहुत आलस्य और दौर्बल्य महसूस होता है। अगर शरीर दुबला नहीं हो रहा तो फिर कमजोरी क्यों है? बहुत अच्छा सवाल है। कमजोरी इसलिए है क्योंकि अग्नि मंद होने और कफ आम के स्रोतों में जमा होने से खाया हुआ भोजन रस रक्तादि धातुओं में बदल ही नहीं पा रहा है। ओ, मतलब पोषण नहीं हो रहा? पोषण तो हो ही नहीं रहा, बस शरीर में आम और कफ का संचय हो रहा है। इसलिए बिना दुबले हुए भी इंसान ऊर्जाहीन महसूस करता है। ये तो एक बहुत बड़ा क्लिनिकल पॉइंट है। बिल्कुल। मुझे याद है, एक मरीज था कफज ग्रहणी का। उसे लगता था कि वो बस आलसी है, पर असल में उसकी अग्नि इतनी मंद थी कि शरीर को ऊर्जा ही नहीं मिल रही थी। अच्छा। वमन और कुछ दीपन औषधियों के बाद उसकी पूरी पर्सनालिटी ही बदल गई। वाह! तो इसकी चिकित्सा वातज और पित्तज से कैसे भिन्न है? पित्त की तरह इसमें भी पहले दोष को बाहर निकालना है, पर यहाँ श्रेष्ठ कर्म वमन है। वमन? हाँ, वमन के बाद कटु, तीक्त, कषाय रस वाली और क्षार युक्त दीपन औषधियां दी जाती हैं। इसमें क्षार घृत का विशेष उल्लेख मिलता है। और चौथा प्रकार है सन्निपातज। जी, सन्निपातज ग्रहणी, जिसमें तीनों दोषों के मिले-जुले लक्षण मिलते हैं और चिकित्सा दोषों की प्रबलता के अनुसार की जाती है। पिन एग्जाम पॉइंट: वातज, पित्तज, ये कफज ग्रहणी के निदान, लक्षण और चिकित्सा पर 10 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन पक्का आता है। हाँ, इसे फ्लो चार्ट बनाकर याद करेंगे तो बहुत आसानी होगी। बिल्कुल। और इस पूरे अध्याय में आचार्य चरक ने गृहिणी चिकित्सा में एक चीज को अमृत के समान बताया है। हाँ, और वो है तक्र यानी छाछ। तक्र का जिक्र तो बार बार आता है, पर ये इतना खास क्यों है? मतलब कैसे एक ही चीज तीनों तरह की गृहिणी में काम कर सकती है? यही तक्र की खूबी है। तक्र के अपने गुण हैं। ये दीपन है, भूख बढ़ाने वाला, ग्राही है मतलब मल को बांधने वाला, और लघु है, पचने में हल्का। लेकिन इसकी सबसे बड़ी शक्ति है संस्कारानुवर्तित्व। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है इसे जिसके साथ मिलाओ ये उसके गुण ले लेता है और उसके अनुसार काम करता है। अच्छा, इसे थोड़ा और समझाइए। जैसे वातज ग्रहणी में वात की रूक्षता और शीतलता को कम करने के लिए तक्र को सैंधव लवण और स्नेह के साथ दिया जाता है। ठीक है। पित्तज ग्रहणी में पित्त की उष्णता को शांत करने के लिए ताजे और मीठे तक्र में मिश्री मिलाकर देते हैं। और कफज ग्रहणी में कफ के गुरु और स्निग्ध गुण को काटने के लिए तक्र में त्रिकटु और क्षार मिलाकर दिया जाता है। वाह! इस तरह एक ही तक्र अलग अलग सहपानों के साथ त्रिदोष हर बन जाता है। वातज ग्रहणी में तो तक्रारिष्ट नाम का एक विशेष योग भी बताया है। इसका मतलब है कि चिकित्सा सिर्फ दवा देने तक सीमित नहीं है, बल्कि क्या, कब और कैसे देना है, ये बहुत मायने रखता है। बिल्कुल सही, यही आयुर्वेद की युक्ति है। अच्छा, अभी तक हम मंदाग्नि की बात कर रहे थे। क्या इसका उल्टा यानी अग्नि का बहुत ज्यादा तेज होना भी एक समस्या है? हाँ, ये भी एक रोग है जिसे अत्यग्नि या भस्मक रोग कहते हैं। भस्मक रोग? हाँ, यह एक बहुत ही दिलचस्प स्थिति है। इसकी संप्राप्ति ऐसे होती है कि जब किसी कारण से शरीर में कफ बहुत क्षीण हो जाता है तो पित्त और वायु मिलकर अग्नि को अनियंत्रित रूप से बहुत ज्यादा तीव्र कर देते हैं। तो इसके लक्षण क्या होते हैं? ज्यादा भूख लगना तो अच्छी बात होनी चाहिए। नहीं, इसमें भूख इतनी ज्यादा होती है कि खाने के तुरंत बाद तो शांति मिलती है, पर जैसे ही खाना पचता है शरीर में कंपकपी, प्यास, दाह और मूर्छा होने लगती है। ओह! यह अग्नि भोजन को पचाकर शरीर की धातुओं को भी खाने लगती है, जिससे शरीर सूखता चला जाता है। ये तो बहुत गंभीर स्थिति है। इसकी चिकित्सा कैसे की जाए? ये तो मंदाग्नि की चिकित्सा से बिल्कुल उल्टी होगी। एकदम विपरीत। इसकी चिकित्सा अग्नि के गुणों के विरुद्ध की जाती है। गुरु, स्निग्ध, शीत, मधुर और पिच्छिल भोजन बार बार देना। जैसे भैंस का दूध, दही, घी, खीर और उड़द की दाल जैसी चीजें। यहाँ तक कि इसमें दिन में सोना भी हितकर बताया गया है, ताकि शरीर में कफ और स्निग्धता बढ़े। बिल्कुल, और वो अनियंत्रित अग्नि शांत हो। और एक एग्जाम पॉइंट: अत्यग्नि पर 5 मार्क्स का शॉर्ट नोट लिखने को आ सकता है। हाँ, इसकी संप्राप्ति, लक्षण और चिकित्सा तीनों को अच्छे से कवर करना जरूरी है। चलिए, अब 2 मिनट में पूरे चैप्टर के की पॉइंट्स को दोहराते हैं। रैपिड रिवीजन राउंड के लिए तैयार? बिल्कुल तैयार। पॉइंट 1: शरीर का मूल देहाग्नि है और सभी रोग मंदाग्नि से होते हैं। पॉइंट 2:
अग्निमंद से अजीर्ण और आम विष की उत्पत्ति होती है और यही आगे चलकर ग्रहणी रोग का कारण बनता है। पॉइंट 3, ग्रहणी का सामान्य काम भोजन को ग्रहण करना, रोकना और पचाना है। पॉइंट 4, ग्रहणी के 4 मुख्य प्रकार हैं: वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज। पॉइंट 5, वातज ग्रहणी का मुख्य लक्षण है खाते ही आराम मिलना। पॉइंट 6, पित्तज ग्रहणी में जलन, खट्टी डकारें और नीले पीले दस्त मुख्य लक्षण हैं। पॉइंट 7, कफज ग्रहणी में भारीपन, आलस्य और आंव युक्त मल होता है। पॉइंट 8, ग्रहणी रोग की सर्वश्रेष्ठ औषधि तक्र है। पॉइंट 9, तक्र दीपन और ग्राही दोनों है और संस्कार करने पर त्रिदोषहर भी है। पॉइंट 10, अत्याग्नि भी एक रोग है जिसमें तीक्ष्ण अग्नि धातुओं का भक्षण करने लगती है। और आखिरी पॉइंट 11, आखिरी पॉइंट, ग्रहणी की चिकित्सा हमेशा आम की अवस्था और दोष की प्रबलता देखकर करनी चाहिए, कभी भी सीधे लक्षणों को दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बहुत बढ़िया रिवीजन। अब हमारे जूनियर्स के लिए कुछ सवाल हो जाएं। जरूर पूछें। पहला सवाल, कमेंट में बताइए तक्र को ग्राही क्यों कहा गया है, स्तंभन क्यों नहीं? इन दोनों शब्दों में क्या सूक्ष्म अंतर है जो एक प्रैक्टिशनर को पता होना चाहिए। और दूसरा सवाल, आप वातज, पित्तज और कफज ग्रहणी के मल के लक्षणों को याद रखने के लिए क्या मेमोरी ट्रिक बनाएंगे? जैसे वातज में फेनील मतलब झागदार, पित्तज में पीत मतलब पीला, और कफज में पिच्छिल यानी चिपचिपा। अपनी ट्रिक्स हम नीचे हमारे साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, अगला लेक्चर आप किस टॉपिक पर चाहते हैं हमें जरूर बताएं, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। बिल्कुल दोस्तों, अगर आज का लेक्चर आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें शौर्या बैम्स चैनल को। अपनी बैम्स की यात्रा में निरंतरता बनाए रखें, रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ें और अपने सपने पूरे करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे फोकस्ड, स्टे आयुर्वेदिक। जय आयुर्वेदा।